हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर इजी केमिस्ट्री। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था यूनिट फर्स्ट ग्रीन केमिस्ट्री हमने कवर कर ली। यूनिट सेकंड केमिस्ट्री ऑफ पेप्टाइड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। यूनिट थर्ड के फोटोकेमिकल रिएक्शन भी हमने कवर कर ली और कैटालाइसिस भी हमने कवर कर ली। अब हम देखने वाले हैं यूनिट फिफ्थ के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं एंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लेन स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस विद एग्जांपल। स्टीरियो सिलेक्टिव ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग से भी बताऊंगी जो आप अच्छे से करके जाएं ताकि आप अच्छे से इजीली पास हो सके। ओनली 10 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगी जो आप अच्छे से तैयारी करके चले जाएं और आप पास हो जाएं। स्टीरियो सिलेक्टिविटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड इन ग्रेटर अमाउंट देन द अदर पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर से अगर हम समझते हैं तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर एकदम बनने की पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर रिएक्शन मेनली एक स्पेसिफिक आइसोस्टेरिमर्स होती है ज़्यादा बनाते हैं तो उसे हम स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस कहते हैं। यानी अगर रिएक्शन हमारी सिलेक्ट करता है तो ये सिलेक्ट करता है कि हमारी स्टीरियो आइसोमर कितने बनते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन एटम्स की 3D अरेंजमेंट जो होती है वो अलग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो हमारे उसमें एग्जांपल के तौर पर हमारे सिस्ट्रांस, एंजियोमर्स और डाइमेंशनर्स। अगर हम इसकी आइडिया की बात करें तो मेन आइडिया ऑफ सेलेक्टिव सिंथेसिस, ये हमारे इन सिंथेसिस में क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे कई प्रोडक्ट होते हैं वो पॉसिबल होते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर से होता है जो दूसरा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट में अमाउंट बनाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे इसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन होता है। तो ये जो हमारा एल्काइन जो होता है हमारे इथाइन या फिर एल्काइन पर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड करने पर एल्काइन बनता है। जैसे एग्जांपल ये हमारा हो गया सिस और एल्किन, ये हमारा कैटालाइसिस हो गया। तो हमारे लिंडर कैटालाइसिस की प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन जो होता है वो मेनली सिस एल्किन बनाती है। एल्काइन में हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन में हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन ऐड करने पर डबल बॉन्ड बन जाता है, तो हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे हमारा सिस एल्किन हो गया या फिर ट्रांस एल्किन। लेकिन लिंडर कैटालाइसिस रिएक्शन को इस तरह कंट्रोल करता है कि मोस्टली 6 प्रोडक्ट बनता है, इसलिए स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस कहलाती है। अगर हम इसकी और एग्जांपल की बात करें तो हमारे जो कीटोन रिडक्शन में हाइड्राइड आयन होते हैं तो एक स्पेसिफिक साइड से हमारा अटैक करता है जिसे हम स्टीरियो आइसोमर्स बनाते हैं। तो हमारे ये हमारा NaBH4 रिडक्शन में भी कह देते हैं और हमारे LiAlH4 रिडक्शन में भी होता है। तो हमारे अगर इसकी एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशन में हमारा ड्रग सिंथेसिस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस और एग्रोकेमिकल प्रिपरेशन और बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड भी होते हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो हमारी डिजायर प्रोडक्ट की प्योरिटी भी बढ़ती है, साइड इफेक्ट भी कम होते हैं और हमारी ड्रग एक्टिविटी इंप्रूव होती है और अनवांटेड स्टीरियो आइसोमर्स भी कम होते हैं। तो हमारी जो स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें स्टीरियो आइसोमर्स दूसरे की तुलना में अधिक मात्रा में बनाती है। हमारी मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कॉन इनकॉल्ड प्रीलॉग CIP सीक्वेंस रूल विद एग्जांपल। तो हमारी जो हमारे कॉन इनलॉग प्रीलॉग में अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारी द कॉन इनलॉग प्रीलॉग सीक्वेंस ड्यूल इज ए सिस्टम यूज्ड टू असाइन प्रायोरिटी ऑफ
प्रायोरिटी टू एटम और ग्रुप अटैच टू ए chiral carbon atoms for determining the configuration of molecules RS और EZ। तो हमारे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब किसी मॉलिक्यूल में chiral कार्बन होता है तब हमें यह पता करना होता है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा R है या फिर S है। इसके लिए हमारे जो केमिस्ट होते हैं वो हमारे कौन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स जो होता है उसका यूज़ करते हैं। इन रूल्स की हेल्प से अटैच कार्बन जो होता है हमारी प्रायोरिटी दी जाती है। तो हमारे CIP रूल का यूज़ क्या होता है हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करने के लिए, E या फिर Z हमारा नोमेनक्लेचर डिटरमाइन करने के लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए और ऑप्टिकल आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने के लिए। जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अगर हम इसकी स्टेप्स की बात करें तो हमारी आइडेंटिफाई कार्बन जो सबसे पहले हमारा कार्बन को आइडेंटिफाई करो, तो जिसके साथ हमारे जो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों तो उसके साथ हमें हमारे कार्बन को आइडेंटिफाई करती है। कौन करता है? आइडेंटिटी chiral कार्बन। दूसरा हमारा आता है असाइन, दूसरा स्टेप जो होता है हमारा असाइन प्रायोरिटी। तो अटैच इस एटम के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दो, मतलब हाईएस्ट अगर एटॉमिक नंबर है तो हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टेप थर्ड आता है हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। बैक साइड पर रखो उसे, हम जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो उसे हमें हमेशा पीछे रखना चाहिए। स्टेप 4 आता है हमारा डायरेक्शन ऑब्जर्व करो, यानी कि जो जो हमारी डायरेक्शन हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, तो हमें उसे डायरेक्शन को देखना चाहिए। जैसे हमारा क्लॉकवाइज होगा तो हमारा वो R कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा S कॉन्फ़िगरेशन होगा। एग्जाम्पल हमारा लैक्टिक एसिड, जो हमारा सेंट्रल कार्बन से बिल्कुल अटैच ग्रुप होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड ग्रुप कहते हैं। जैसे CH3 CH और OH जो हमारा हो गया तो हमारी बिल्कुल हमारा सेंट्रल कार्बन जो होते हैं हमारा उससे हमारा अटैच हो जाता। जैसे हमारा OH या फिर COH या फिर हमारा CH3H, ये हमारे सेंट्रल कार्बन से अटैच होते हैं। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमारा OH जो होता है हमारा 0 अटैच एटम होता, लेकिन प्रायोरिटी इसकी 1 होती। इससे हमारे काफ़ी सारे होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आंसर भी कवर कराने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो भी और इस वीडियो को भी ध्यान से देखें। एंड लास्ट में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगी जो आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं। एंड फुल एक्सप्लेनेशन के लिए एंड नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन डेसिमल मिक्सचर एंड मीसो कंपाउंड। तो ये हमारा बनता है 2 मार्क्स में। रेसिमिक मिक्सचर से हम क्या समझते हैं? जो हमारा ए रेसिमिक मिक्सचर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 enantiomers that rotate plane polarized that in opposite direction and shows no optical activity overall। और अगर हम मीसो कंपाउंड से, हमारे मीसो कंपाउंड क्या होता है? ए मीसो कंपाउंड इज ए कंपाउंड कंटेनिंग 2 or more chiral centers but is optically inactive due to an internal plane ऑफ सिमेट्री। तो हमारे रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? हमारे इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो प्लस और माइनस हमारे लिवो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। और मीसो कंपाउंड में हमारे मॉलिक्यूल्स के जो अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है इसलिए वो इंटरनल इनएक्टिव होता है। रेसिमिक मिक्सचर हमारा इक्वल मिक्सचर होता है, हमारा 2 enantiomers होते हैं, और हमारा मीसो कंपाउंड कंपाउंड विद कार्बन सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। सेकंड हमारा, अगर इसमें दूसरा डिफरेंस देखें तो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और हमारा मीसो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रेसिमिक हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है और हमारा मीसो हमारा इंटरनल कंपोजिशन होता है। जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है वो हमारा 2 डिफरेंट मॉडल्स में होता है और हमारा मीसो कंपाउंड जो होता है वो हमारा सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट करता है। रेसिमिक मिक्सचर हमारा प्रेजेंट होता है और मीसो भी हमारा प्रेजेंट ही होता है। और रेसिमिक मिक्सचर हमारा यूजुअली एब्सेंट होता है लेकिन मीसो कंपाउंड हमारा प्रेजेंट होता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आपको मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ एंड डिटेल्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफाइन
define racemic modification and explain various methods for the resolution of racemic modification। ये हमारा बनता है 7 मार्क्स में। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है हमारा? ए रेसिमिक मॉडिफिकेशन इज ए 1:1 मिक्सचर ऑफ 2 enantiomers dextro and livoform that is optically inactive because the optical rotation cancel each other। तो हम अगर इसको देखें तो जब किसी कंपाउंड के इक्वल अकाउंट में प्लस फॉर्म में और माइनस फॉर्म में मौजूद हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करें तो उनका जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमिक मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो हमारा दो डीएल फॉर्म में भी होते हैं और हमारा प्लस माइनस फॉर्म में भी कहते हैं। तो अगर हमें इसकी रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो हमारा जैसे हमारा प्लस प्लस एंड माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया? रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है हमारा? रेसिमिक मिक्सचर में हमारा लैक्टिक एसिड होता है, तो प्लस लैक्टिक एसिड होता है और हमारा माइनस लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन दोनों ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए जो टोटल हमारी रोटेशन होती है वो 0 होती है। जैसे अगर हमने एग्जांपल हमारा जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, ये हमारा लैक्टिक एसिड है और हमने बिल्कुल सेम ही यहाँ पे ले लिया, ये हमने माइनस लिया और ये भी हमारा लैक्टिक एसिड हो गया। तो ये हमारे दोनों जो ऑप्शनल रोटेशन है, तो हमारी ये जो आपस में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, तो हमारी जो इसकी रोटेशन होगी वो हमारी बिल्कुल 0 हो जाती है। तो वन रोटेट लाइट क्लॉकवाइज हमारे प्लस में होते हैं और वन अदर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं। दोनों रोटेशन हमारे कैंसिल भी हो जाते हैं, इसलिए हमारी एक्सटर्नल कंपेंसेशन होती है। अगर हम इसकी रिसोल्यूशन की बात करें तो हमारे उसमें मैकेनिकल सेपरेशन होता है। अगर रेसिमिक मिक्सचर के क्रिस्टल अलग शेप में हो तो उन्हें हाथ से अलग किया जा सकता है। क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे डिफरेंट शेप क्रिस्टल से होते हैं वो हमारे मैन्युअली सेपरेट किए जाते हैं। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो बहुत डिफिकल्ट मेथड होता है, लेकिन केवल कुछ कंपाउंड में पॉसिबिलिटी होती है। एग्जांपल हमारा जैसे सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। तो हमारे जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा केमिकल रिसोल्यूशन मेथड। जो सबसे पहला हमारा मेथड कॉमन मेथड जो होता है वो हमारा रेसिमिक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो जो हमारा इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अलग हो जाती हैं, इसलिए वो आसानी से सेपरेट हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर विद एग्जांपल। ये हमारा बनता है 2 मार्क्स में। A pseudo asymmetric center is a tetrahedral atom attached to two groups that are stereochemically opposite, one R and one S, making the center a chiral buzz stereochemistry distinguishable। यानी हमारा जो हमारा स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर होता है वो हमारा एक ऐसा कार्बन होता है जो 4 अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हमारा होता है वो ओवरऑल अकायरल होता है। ये जो हमारे सेंट्रल यूजुअली उन मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा मिलता है जो पहले से आर और एस स्टीरियो सेंटर्स में मौजूद होते हैं। अगर इसे हम ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे जो इस कार्बन के साथ जुड़े तो ग्रुप केमिकली सेम होते हैं, लेकिन हमारे स्टीरियो केमिकली उसकी अलग होती है। मतलब एक साइड तो आर फॉर्म होती है और दूसरी साइड हमारी एस फॉर्म होती है। तो हमारी इसी कारण से यह सेंटर जो होता है हमारा स्यूडो एसिमेट्रिक कहलाता है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारा कार्बन टेट्राहेड्रल होता है और हमारे 2 सबस्टिट्यूएंट स्टीरियोकेमिकली ऑपोजिट होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो हमारा ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन हमारी स्मॉल लेटर में भी लिखी जाती है, जैसे आर और एस। क्लियर? इसमें भी हमारा ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस, कायरल पुल एंड कायरल ऑक्सिलरीज। तो हमारा कायरल पुल और कायरल ऑक्सिलरीज में हमारा क्या डिफरेंस होता है?
एसिमेट्रिक सिंथेसिस की तो मैंने आपको अभी डेफिनेशन भी बताई और समझाया भी है। तो हमारा कायरल पूल और कायरल ऑक्सिलरीज क्या होता है? हमारा कायरल पूल जो होता है, हमारा द कायरल पूल मेथड यूजेस नेचुरली अवेलेबल कायरल मॉलिक्यूल्स एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इस मेथड में जो हमारा नेचर से मिलने वाले ऑलरेडी कायरल कंपाउंड यूज किए जाते हैं। ये कंपाउंड हमारी जो रिएक्शन होती है उसको स्टेरी सिलेक्टिव बना देते हैं। नेचुरल कंपाउंड जैसे हमारा अमाइनो एसिड होता है, ये शुगर्स होते हैं, टर्पेन्स होते हैं, ये हमारे कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो क्यों इसको कायरल पूल कहा जाता है? क्योंकि नेचर में बहुत सारे कायरल मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, इनका एक पूल माना जाता है, इसलिए हम इसको कायरल पूल कहते हैं। तो हमारा जो ये वर्किंग करता है, ये वर्किंग कैसे करता है? ये हमारा ऑलरेडी फिक्स्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री रखता है और रिएक्शन के दौरान ये हमारी सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांसफर करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे इस एग्जांपल में हमारे यूज होता है अमाइनो एसिड यूज होता है। तो लैक्टिक अमाइनो एसिड को स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज करके कायरल ड्रग तैयार की जाती है। इसका हम अगर एडवांटेज देखें तो हाई सेलेक्टिविटी होता है, सिंपल भी मेथड होता है और लेस साइड प्रोडक्ट भी होता है। नेचुरल कंपाउंड हमारे जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लिमिटेशन में हमारी एक्सपेंसिव प्यूरिफिकेशन होती है, लिमिटेड वेराइटी ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स और समटाइम लॉन्ग सिंथेसिस रिक्वायर्ड होती है। एप्लीकेशन हमारी ड्रग सिंथेसिस, नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर कायरल ऑक्सिलरीज की हम बात करें तो ए कायरल ऑक्सिलरीज इज ए टेम्पररी कायरल ग्रुप अटैच्ड टू ए सबस्ट्रेट टू कंट्रोल स्टीरियोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग ए रिएक्शन। तो हमारे जो इसमें अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स के साथ जो हमारे टेम्पररीली एक कार्बन ग्रुप अटैच किया जाता है, तो ये ग्रुप हमारी रिएक्शन की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। रिएक्शन जो हमारी कंप्लीट होने के बाद हमारी ऑक्सिलरीज से हटा दिया जाता है। स्टेप फर्स्ट होता है सबस्ट्रेट के साथ हमारे कायरल ऑक्सिलरीज को अटैच किया जाता है। सेकंड स्टेप में हमारी रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है। थर्ड स्टेप में हमारी ऑक्सिलरी स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करता है और रिएक्शन के बाद हमारी ऑक्सिलरीज को रिमूव कर देता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारा होता है कि इवेन ऑक्साइड डिलोनिन ऑक्सिलरीज, ये हमारी जो बहुत फेमस कायरल ऑक्सिलरीज है, इसका यूज हमारे एल्डोल रिएक्शन और एल्कलाइजेशन रिएक्शन में भी होता है। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो हमारा वेरी हाई सेलेक्टिविटी होता है, डिजायर्ड आइसोमर फॉर्मेशन भी होता है एंड हमारे यूजफुल इन कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस और वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। लिमिटेशंस की बात करें तो हमारा एक्स्ट्रा स्टेप्स नीडेड होती हैं, इसकी एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत होती है और ऑक्सिलरी अटैचमेंट होता है। अगर हम इसकी डिफरेंस की बात करें तो हमारा कायरल पूल हमारा नेचुरल कायरल कंपाउंड होता है और हमारा कायरल ऑक्सिलरीज हमारा टेम्पररी कायरल ग्रुप होता है। कायरल हमारा परमानेंट कायरलिटी होता है और हमारा कायरल ऑक्सिलरीज होता है हमारा टेम्पररी कायरलिटीज होता है। ये हमारा फीवर होता है, ये हमारा मोर होता है, ये हमारा समटाइम्स चीपर होता है और ये हमारा मोर एक्सपेंसिव होता है। ये हमारा नो होता है और ये हमारा यस होता है। ये हमारा अमीनो एसिड और शुगर से मिलके बनता है, ये हमारा इवेन से ऑक्सिलरीज से मिलके बनता है। तो अगर हम इनकी इंपोर्टेंस की बात करें तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ ड्रग जो होती है प्योर मिलती हैं, बेटर बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होती है, रिड्यूस हमारी साइड इफेक्ट भी रिड्यूस होते हैं और इम्पोर्टेंट इन मेडिकल केमिस्ट्री के लिए भी वह इम्पोर्टेंट होता है। एसिमेट्रिक सिंथेसिस एक इम्पोर्टेंट स्टीरियोकेमिकल मेथड है जिसमें डिजायर्ड आइसोमर्स सेलेक्टिविटी किया जाता है, लेकिन कायरल पूल मेथड में हमारी नेचुरल कायरल कंपाउंड यूज होती है, जबकि कायरल ऑक्सिलरीज मेथड में हमारी जो टेम्पररी कायरल ग्रुप होती है वो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करता है। दोनों मेथड हमारे फार्मास्यूटिकल और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन इनैनियोप्योर सेपरेशन। इनैनियोप्योर सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन प्योर इनैनियोमर्स फ्रॉम ए रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर हम इसको देखें तो केवल एक इनैनियोमर से अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम इनैनियोप्योर सेपरेशन कहते हैं। इसमें हमारे जो अनवांटेड आइसोमर्स होते हैं उनको हटाया जाता है, डिजायर्ड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को एक्सेप्ट किया जाता है। तो हमारे इसमें हमारे प्लस एंड माइनस आइसोमर्स जो होते हैं उनमें से हमारी केवल प्योर फॉर्म को अलग करना होता है। इंपॉर्टेंट इसमें हमारी ड्रग सिंथेसिस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। इनैनियोप्योर सेपरेशन हमारे रेसिमिक मिक्सचर से प्योर इनैनियोमर्स को अलग करने की प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनेंटियोमेरिज्म? एनेंटियोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर इन नॉन सुपरइम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो जब दो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज में हो लेकिन कंप्लीटली ओवरलैप ना करें तो इस फिनोमेनन को एनेंटियोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे एनेंटियोमर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो इनका, अगर कैरेक्टराइजेशन इनके देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, मिरर इमेज भी होते हैं इसमें और सुप्रीम इमेज भी होते हैं, और हमारे इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है उसको भी शो करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप देखते हैं कि राइट 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड असिस्टेड। सेकंड और थर्ड ही आता है हमारा राइट वर्किंग प्रिंसिपल एंड एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो रिएक्शन। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। फोर्थ हम देखते हैं कि राइट प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस एक्सप्लेन विद ए केस स्टडी। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ हम देखते हैं एक्सप्लेन सॉल्यूशन फेज पेप्टाइड सिंथेसिस विच एनी वन केस ओनली। और फिफ्थ आता है हमारा डिस्कस इन डिटेल्स वेरियस साइड रिएक्शन इन सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। सिक्स आता है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन। 7 आता है हमारा सिग्माट्रोपिक। 8 आता है हमारा हेटेरोजीनियस। 9 आता है हमारा स्टेरियो सिलेक्टिव और 10 आता है हमारा एसिमेट्रिक सेंटर। ये हमारा 7 मार्क्स वाला देखना है। ये आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं और बाकी मोस्टली क्वेश्चंस को मैं कुछ आंसर भी दूंगी। एंड आप तैयारी अच्छे से कीजिए, एग्जाम अच्छे से कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताइए कि आपके एग्जाम कैसे गए। थैंक यू।